मैं विनय उपाध्याय आज अपने YouTube चैनल विनय सर केमिस्ट्री क्लासेस पे आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जिस तरह के क्वेश्चंस आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, खासकर आज की वीडियो क्लास 11th के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। तो आप पूरी वीडियोस को देखिए और सारे क्वेश्चंस को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चंस आपके यहाँ एग्जामिनेशन में आएंगे, बट ये क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने में। और मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस तैयार किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो ये पूरा क्वेश्चंस आप देखिए और इसी तरह के क्वेश्चंस ही आपके यहाँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चैप्टर वाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस को बनाया है, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ। आप पेपर और कॉपी लिख करके बैठ करके क्वेश्चंस तैयार कर डालिए। और हाँ, अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं प्रॉब्लम आती है और आपको समझ नहीं आता तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को आप 6306501327 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो कि मैं लिंक में आपको दे दूंगा। उस पर आप वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे संबंधित कोई नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको वो चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा उस चैप्टर से संबंधित काफ़ी वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, आप उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं और सर्च करके वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपके कुछ 5-6 चैप्टर्स मैंने लिए हैं जो हाफ ईयरली में अक्सर हर विद्यालय में, हर कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और किस तरह से हैं उनके बारे में लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चैप्टर आपके यहाँ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स ये चैप्टर होता है। इस चैप्टर में क्वेश्चन 7 तरह के 6-7 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने 2-3 क्वेश्चन को पुट किया है और 2-3 इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है। वो क्वेश्चंस जैसे पहले क्वेश्चंस क्या आएंगे, पहले क्वेश्चंस आएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। एक क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करा दिया था क्लासेस में। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो भी डाल रखी है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ये सर्टेन कुछ चीजें दे रहे हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कुछ कंपाउंड ले रखे हैं, वो कंपाउंड जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा K4FeCN6, ठीक है। K4FeCN6 में आपको Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहेगा। विशेष ध्यान दीजिएगा Fe का मैंने निकालना क्लास में आपको बताया, प्लस हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का वीडियो भी अपलोड कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन जैसे एक इस तरह के क्वेश्चन दे देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पराक्सी सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2S2O8 मार्शल एसिड जिसे कहते हैं, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आ सकता है। इसको आप देख लीजिएगा। फिर या तो K2Cr2O7 में Cr मैं स्पेशल टाइप के आपको दे रहा हूं जो स्पेशल टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर लिखने को आते हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथा CrO5 में Cr का, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ये बटरफ्लाई मॉडल है, ठीक है। इसमें Cr की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आएगा, आप इसका विशेष ध्यान दीजिए। मैंने कहा K4FeCN6, H2S2O8, K2Cr2O7, CrO5 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा, इस पे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन जो इस पे बनता है बेटा, 2 क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है इसकी डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन जो इस पे बनता है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या बनता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तीसरा क्वेश्चन बनता है
आपको डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या और वैलेंसी में, ठीक है, वैलेंसी में यानी संयोजकता में क्या अंतर है, दोनों का हर साल सेट उठा के देखेंगे आप। हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में क्या अंतर होता है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए ये हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या इससे बन सकता है, चौथा क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग तथा अपचायक पदार्थ, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल उल्टा होता है, जो स्वयं ऑक्सीकृत हो दूसरे को अपचयित कर दे वो अपचायक होता है, और जो स्वयं अपचयित हो दूसरे को ऑक्सीकारक करते हैं वो ऑक्सीकारक है, यानी जस्ट अपोजिट। तो ये दोनों पदार्थ आपको छांटने रहेंगे, कोई रिएक्शन दे देगा उसमें ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ छांटना रहेगा। जैसे दे दिया इन्होंने SnCl2 plus FeCl3 gives SnCl4 plus FeCl2 में ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ छांटने रहेंगे। इस तरह से आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, ठीक है। चौथा हो गया, और पांचवा जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से बनता है वो है समीकरण संतुलित करना। समीकरण संतुलित करना, ठीक है, संतुलित करना। तो समीकरण संतुलित करना, पहले आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बेटा। आयन इलेक्ट्रॉन विधि, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें एक एसिडिक मीडियम, ठीक है, और दूसरा बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम का जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, ठीक है, एसिडिक मीडियम का मैंने एक उदाहरण लिया HgS प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस Cl माइनस gives HgCl4 minus 2 HgCl4 minus 2 प्लस NO प्लस S प्लस NO प्लस S प्लस H2। ये अम्लीय माध्यम में है, अम्लीय माध्यम में आपको समीकरण संतुलित करना है। H प्लस देख करके आप एसिडिक मीडियम जान जाएंगे, और इसको अम्लीय माध्यम में मैंने इसको बेटर बताया है। और अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम के समीकरण को संतुलित करना मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा है बेटा बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम यानी क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम का भी एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस तरह के होंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे, बट इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनेंगे, और लगभग मान के चलिए कि 80% ये क्वेश्चन मिल भी जाएंगे आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, पूरी वीडियो इसीलिए देखिए क्योंकि आपको मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में यहां से मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे एक रिएक्शन मैंने P प्लस OH माइनस गिव्स H2PO2 माइनस 2 H2PO2 माइनस 2 और प्लस PH3। ये क्षारीय माध्यम, यहाँ पे OH माइनस देख करके आपने क्या कर दिया, क्षारीय माध्यम देख लिया। क्षारीय माध्यम में समीकरण, और खास कर ये नीचे वाला जो क्षारीय माध्यम का वो है इक्वेशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि कई साल के सेटों में लगातार पूछा गया है। थोड़ा सा दूसरे तरह का मैंने इसको बताया भी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। समीकरण संतुलित करना, फिर एक मेथड आता है आपके यहाँ है, वो है ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि यानी दोनों तरफ की ऑक्सीकरण संख्याओं को निकाल करके और फिर दोनों तरफ के ऑक्सीकरण संख्याओं को बैलेंस करते हैं, फिर परमाणुओं को बैलेंस करते हैं, फिर अणुओं को बैलेंस करते हैं, और लास्ट में बैलेंस समीकरण लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल जो काफी हद तक पूछा जाता है, जैसे Cl2 प्लस NaOH, Cl2 प्लस NaOH,
gives NaClO3 NaClO3 plus NaCl plus H2। इसको आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि से सॉल्व करना है। दूसरा समीकरण देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 गिव्स, फिर देगा क्या, MnSO4 प्लस क्या देगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2 K2SO4 और प्लस H2। ये मान के चलिए कि आप इससे संबंधित वीडियो देख लेंगे, तो मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में और ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण को संतुलित करना मैंने बताया है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स रिएक्शन में एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, उसको थोड़ा सा जान लीजिए, उसको तो हम लोग भूल ही चल रहे हैं। वो क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। वो क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। जैसे SnCl2 प्लस FeCl3, ठीक है, FeCl3 गिव्स SnCl4 और प्लस FeCl2। इसको आयनिक समीकरण में बना लेना है, ठीक है। या फिर मान के चलिए K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 सब पेंस और उसको लेकर के चलिएगा, ठीक है। Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस आपका बनेगा Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस आपका बन जाएगा K2SO4 प्लस H2 और प्लस H2। ये समीकरण नोट कर लीजिए। इस तरह के समीकरण दे देंगे और इस समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना रहेगा, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। मैं इसके बारे में भी क्वेश्चन पढ़ा भी चुका हूँ और क्वेश्चन आपको बता भी चुका हूँ, वीडियो भी इसके संबंधित अपलोड किया हूँ, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तो ये हो गया बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स। अब देखिए दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से पहला ओल्ड है, पुरानी परमाणु संरचना जिसको कहते हैं। इसमें से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, बस 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके अलावा हल्का फुल्का आप MCQ टाइप के क्वेश्चंस देख लीजिएगा। वो बड़े क्वेश्चंस ओल्ड में एक बनता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, इस मॉडल को जरूर देख लीजिएगा। और दूसरा है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ये तो परमाणु मॉडल और इनके गुण दोष, ठीक है, इनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस में यही 2 क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद MCQ टाइप के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। मैं आज मूलतः बड़े क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूँ। MCQ टाइप के या 1 नंबर्स के जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको किसी और दिन आपको बता दूंगा। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल, मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूं कि इसको जरूर देखिएगा, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर ओल्ड के बाद एटॉमिक, ठीक है। एक आध क्वेश्चंस भी कभी कभार इस पे दे देते हैं, जैसे कहा गया
ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें इंपॉर्टेंट बनता है, परमाणु भार तथा द्रव्यमान संख्या में अंतर। परमाणु भार तथा द्रव्यमान संख्या में अंतर, इसको जरूर देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। फिर दे दिया गया जैसे समन्यूट्रॉनिक ए बी सी, 3 परमाणु हैं, समन्यूट्रॉनिक हैं, यानी इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, ए बी सी, और इनका, ठीक है, परमाणु क्रमांक, इनका परमाणु क्रमांक, ठीक है, आपको निकालना होगा किसका, ठीक है, ए और सी का। कह रहे हैं कि समन्यूट्रॉनिक ए बी सी 3 परमाणु हैं, इनकी द्रव्यमान संख्याएं, द्रव्यमान संख्या जो ऊपर लिखी जाती है ए, ठीक है, और परमाणु क्रमांक जो जेड नीचे लिखा जाता है, इनकी द्रव्यमान संख्याएं, ए की द्रव्यमान संख्या 30 है, बी की क्या है 31 है, और सी की क्या है 32 है। क्वेश्चन देखिए, 3 परमाणु हैं ए बी सी, इनकी द्रव्यमान संख्या 30, इनकी 31, इनकी 32। कंडीशन क्या है, ये समन्यूट्रॉनिक हैं, समन्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, कितना है, बराबर है। अगर बी की परमाणु क्रमांक, बी का परमाणु क्रमांक 15 हो तो ए और सी का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ए बी सी दे करके या एक्स वाई जेड करके आपको इस तरह के क्वेश्चंस लगाने रहेंगे, यानी उनका द्रव्यमान संख्या दे दी जाएगी, परमाणु क्रमांक 1 का दे दिया जाएगा, समन्यूट्रॉनिक होने के नाते आपको ए और सी यानी पहले और तीसरे का क्या निकालना रहेगा, परमाणु क्रमांक निकालना रहेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस दे देते हैं। तो थोड़ा सा ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ना चल के ओल्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आती है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट से अलॉट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट वास्तव में अडॉप्टेड है, इसको अडॉप्ट किया जाता है, बहुत अच्छे चैप्टर्स बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, और एग्जामिनर्स की निगाह इन सारे क्वेश्चन, देखिए 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री में ऐसे हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टी और पीरियोडिक टेबल, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसके अलावा एक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जिससे टीचर्स सबसे ज्यादा एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पुट करते हैं। और वे क्वेश्चंस क्या होते हैं, हर तरह के होते हैं, जो कि आपके मेंटल आईक्यू को भी देखते हैं, आपके रिटन पावर को भी देखते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो जैसे आप मान के चलिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पहला नियम बेटा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, मान के चलिए हर साल का सेट उठा के देखिए। दूसरा हुन्स रूल, हुन्स नियम। तीसरा अपवर्जन, पाउली का अपवर्जन नियम। चौथा इसमें हुन्स रूल, पाउली का अपवर्जन नियम, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है, इतना। और चौथा जो है हाइजेन्सबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ये 4 नियम पूछे जाते हैं, और इन 4 नियमों का रेक्टिफिकेशन या आपको वेरिफिकेशन पूछा जाता है, या इनको उदाहरण द्वारा समझाइए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पुट किए जाते हैं। फिर आगे इस पे और क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, इन 4 नियमों को जरूर देख लीजिएगा। फिर सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं क्वांटम नंबर पर, क्वांटम नंबर पर जैसे, ठीक है, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याओं पर, कि 4 प्रकार की क्वांटम संख्याओं पर टिप्पणी लिखने को, एक ये पूछ दिया जाएगा। फिर क्या पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वांटम सिद्धांत के आधार पर पाउली के अपवर्जन नियम का सत्यापन। एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा बनता है, क्वांटम नंबर के आधार पर पाउली के अपवर्जन नियम का सत्यापन। ये क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, यानी क्वांटम नंबर के आधार पर पाउली के नियम का सत्यापन। पाउली का नियम यही तो है कि किसी एक परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होती, तो क्वांटम नंबर चारों निकाल करके आपको सिद्ध करना होगा कि क्यों चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होती, या क्या डिफरेंसेस आते हैं।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा इलेक्ट्रॉनों की द्वैतिक प्रकृति। इलेक्ट्रॉनों की द्वैतिक प्रकृति, एक क्वेश्चन इसको जरूर नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की द्वैतिक प्रकृति। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है, आपको कोई चीज दे देंगे, जैसे दे दिया गया Fe+3, क्या है ये, फेरिक है, या Fe+2, या क्लोरीन, या Cl-, कुछ भी दे देंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए। इस तरह के क्वेश्चन दे देंगे, Fe+3, Fe+2, Cl, Cl-, Na+, कुछ भी दे देंगे, कहेंगे इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए। आप इसको लगा लीजिएगा। किसी को कोई डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, मैं तुरंत उसका कोई आंसर आपको बताऊंगा और तरीका भी बता दूंगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको आपबाउ प्रिंसिपल तैयार है तो आपबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अपवाद है, जैसे Cr24, Cu29, Ag47, Au79, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना रहेगा और इसके आधार पर HFT और FFP यानी हाफ फील्ड थियरी और फुल फील्ड थियरी को समझाना रहेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि Cr क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, ठीक है, लिखिए ये आपबाउ प्रिंसिपल का क्यों विरोध करता है, ठीक है, ये किस सिद्धांत को अडॉप्ट करता है, तो HFT थियरी को अडॉप्ट करता है। तो आप HFT थियरी मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती बात बेटा, कभी कभार कुछ विशेष तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एटॉमिक कॉन्सेप्ट में नहीं क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे कह दिए n=3 के लिए, ठीक, के लिए किसका LMS के कुल कितने मान होंगे। अब देखिए एग्जाम में n=3 ना दे करके मैंने आपको यहाँ मॉडल में 3 बताया, हो सकता है एग्जाम में लोग 2 कर दें या 4 कर दें, यानी क्वेश्चंस यही रहेंगे, बस अब थोड़ा सा डिजिट चेंज हो जाएगा। तो इसको याद जरूर तैयार करके जाइएगा कि n=3 के LMS के कुल कितने मान होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चंस क्या बनता है, दे दिया गया कि Cr24, ऐसे दे दिया गया Cr24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, ठीक है, विन्यास निकालिए और, ठीक है, इसकी आवर्त सारणी में स्थिति का मतलब इसका वर्ग क्या होगा निकालिए, आवर्त क्या होगा निकालिए, और यानी ग्रुप क्या है, आवर्त क्या है, ब्लॉक क्या है, इसको आप निकालना रहेगा। कोई भी Cr की जगह Cu दे दे या वेनेडियम दे दे या स्कैंडियम दे दे, कोई तत्व दे देगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा और उसका वर्ग, आवर्त और ब्लॉक निकालना रहेगा। अंडरस्टैंड? चलिए आगे फिर समझ में आ रहा है क्वेश्चंस? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार आपको इसलिए बता दे रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बेटा अब बात आती है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बहुत सिंपल चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल में आप कुछ मत तैयार करिएगा, 2-3 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। एक, ठीक है, मेंडलीव का आवर्त नियम, आवर्त नियम एक ये। दूसरा, मोजले का संशोधन या मोजले का आधुनिक आवर्त नियम। आपको पता है ये किस पर बेस था, परमाणु भार पर, ये किस पर बेस है, परमाणु क्रमांक पर। तीसरा, मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी की विशेषता, लघु आवर्त सारणी की विशेषता, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा।
चौथा इक्वेशन आप तैयार करिएगा, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। और पांचवा क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी एवं उसकी विशेषता। ये 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो छोटा मोटा क्वेश्चन और 1-2 बन जाता है, वो क्या बनता है उसको भी ध्यान देख लीजिएगा। ये तो हो गया आपको, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन इसमें बनेगा, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है। अभी हम चूंकि एस ब्लॉक पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा मेजर क्वेश्चन इस पे नहीं देंगे क्योंकि आगे चल करके हमको ब्लॉक पढ़ने रहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में पूछा जाता है, टेबल की बात हो रही है, अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, पीरियोडिक टेबल में पूछा जाता है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट का वर्णन करना रहेगा, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। ये चीजें आप देख लीजिएगा। संक्रमण तत्व की 4-6 डेफिनेशन, 4-6 विशेषताएं आप संक्रमण तत्व की या डी ब्लॉक की देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। संक्रमण तत्व की बात जहां आएगी डी ब्लॉक, आंतरिक संक्रमण तत्व की बात यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात जहां आएगी वहां ब्लॉक एलिमेंट की विशेषता तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और जहां पर रिप्रेजेंटेटिव प्रारूपिक तत्व और नॉर्मल तत्व की बात आएगी वहां एस और पी एलिमेंट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो या तो प्रारूपिक तत्व पूछेंगे, नॉर्मल तत्व पूछेंगे तो नॉर्मल तत्व में आप एस ब्लॉक एलिमेंट बता दीजिएगा, प्रारूपिक तत्व बताएंगे तो आप पी ब्लॉक एलिमेंट बता दीजिएगा, संक्रमण तत्व पूछेगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट की विशेषता लिख दीजिएगा और आंतरिक संक्रमण तत्व कहेगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक है। अब बात आती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो थोड़ा सा हर चैप्टर में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है बेटा वो हर चैप्टर में, पीरियोडिक प्रॉपर्टी हर चैप्टर में इंक्लूड, जैसे डायमेंशन चैप्टर फिजिक्स में है तो शुरू में हम पढ़ तो लेते हैं डायमेंशन, लेकिन डायमेंशन का एप्लीकेशन अप्रॉक्सीमेट हर चैप्टर में मिलता है आपको। तो उसी तरह से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पूरे चैप्टर्स में इंक्लूड होता है, बट यहां पर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई यानी परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, और ट्रेंड पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से ऊपर से नीचे चलने पर या इस साइड से इस साइड चलने पर पीरियोडिक प्रॉपर्टी यानी आयनिक त्रिज्या या एटॉमिक त्रिज्या में वृद्धि या कमी होती है। ट्रेंड जो है, ट्रेंड को जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा है शॉर्ट नोट जो पूछा जाता है वो है आईपी। आईपी का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव। आयनन विभव, आयनन विभव किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर, ठीक है, निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, क्या कारण है कि फर्स्ट आईपी जो है सेकंड आईपी से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, द्वितीय आयनन विभव का मान सेकंड आईपी का मान फर्स्ट आईपी से ज्यादा क्यों होता है, मैंने इसके बताया है, देख लीजिएगा। नहीं होगा तो वीडियो है अपलोड आयनन विभव पर, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट आयनन विभव का मान कम होता है, सेकंड आयनन विभव का मान ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जैसे आवर्त सारणी में हम इधर से इधर चलते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, तो आयनन विभव क्या होता है, धीरे 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 बढ़ता है। लेकिन क्या होता है, नाइट्रोजन का फर्स्ट आईपी ऑक्सीजन के फर्स्ट आईपी से क्या है, कम, ये ज्यादा होता है। नाइट्रोजन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। होना किसका चाहिए था, ऑक्सीजन का ज्यादा, लेकिन हो क्यों ज्यादा नाइट्रोजन का, इसको भी मैंने बताया है, आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया आईपी, इस पर टिप्पणी आप जरूर देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें जो बनेगा वह है इलेक्ट्रॉन लब्धि यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता।
इलेक्ट्रॉन बंधुता जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैसे किसी विलगित गैसीय आइसोलेटेड ठीक गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करने के लिए, जोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं। तो इस पर ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि और इन सब के बारे में देख लीजिएगा। और एक प्रॉपर्टी और जो है वो है विद्युत ऋणीयता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जैसे ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ ज्यादा होती है, फ्लोरीन क्यों अधिक विद्युत ऋणी है, इसके बारे में आप पीरियोडिक टेबल में तैयार कर लीजिएगा। अब बात आती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कंपटीशन से लेकर के हाफ ईयरली एनुअल एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को बनाया है, इसको देखिए, ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस मैंने इसमें बनाए हैं। पहला है टिप्पणी लिखना, यानी शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट क्वेश्चन किस पे दे सकते हैं, अनुनाद, रेजोनेंस। रेजोनेंस जरूर देख के जाइएगा, रेजोनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह बता भी दिया है, रेजोनेंस पे वीडियो भी है। तो रेजोनेंस एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचनाएं, अनुनाद संरचनाएं, अनुनाद क्या है और अनुनाद संरचनाएं क्या है, दो चीज। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, क्या कारण है H2O द्रव है जबकि H2S गैस, क्या कारण है HCl द्रव है H2S गैस। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। संगुणन क्या है, अणुओं का संगुणन क्या है, तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ही आधारित है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, इसको तैयार कर दीजिएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो शो करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है बेटा वो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के लक्षण। तीसरा है वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण, वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण। एक क्वेश्चन इसमें बनता है, क्या कारण है कि वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन अगर आप टिप्पणी टाइप का तैयार करना चाहते हैं, शॉर्ट नोट तैयार करना चाहते हैं, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ओवरलैपिंग और सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। किसमें कब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कब पाई बॉन्ड बनते हैं, किस तरह से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करते हैं, इन सब पे मैंने वीडियो भी डाल रखा है। इन सबको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनते हैं और आप एग्जामिनेशन में श्योर क्वेश्चंस आएंगे। फिर इसके बाद आती है बात संकरण तथा उसके प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन और उसके प्रकार। और हाइब्रिडाइजेशन के तहत ही वेस्पर थियरी, वेस्पर थियरी पर क्वेश्चन जैसे कहा गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला CH4 टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है, और कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, समचतुष्फल की आकृति बनाता है। और NH3 कैसा बनाता है, पिरामिडल बनाता है। और जल H2O, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है लेकिन ये वेंट बनाता है। तो ये टेट्राहेड्रल बनाया, ये पिरामिडल बनाया और ये वेंट बनाया, जबकि तीनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। क्यों ऐसा होता है, तब वहां पर आप वेस्पर थ्योरी बताएंगे, ठीक है। वेस्पर थ्योरी के आधार पर इनका आप सिमेट्री बताएंगे। तो सिमेट्री पर आधारित क्वेश्चन आपके यहाँ निश्चित है और एग्जामिनेशन में मैंने भी दिया है और एग्जामिनेशन में आएगा। मैं काफी कुछ आपके क्वेश्चंस पेपर के करीब ही हूं, तो आप अगर अच्छी तरह से इस चैप्टर को तैयार कर लेते हैं, इन टॉपिकों को, तो आई एम श्योर आप यू विल गेट 99% इन केमिस्ट्री इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो आपको अगर अपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क पाने हैं तो आप जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, आई एम श्योर यू विल सक्सेस। अब यहाँ पे बात आती है
कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब बात आती बेटा थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, तो जब बॉन्ड ऑर्डर की चर्चा होती है, बंध कोट, ठीक है, बंध कोट की बात आती है, तो यहां पे आपको द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ना पड़ता है। द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। इसके अलावा क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम यानी ऊर्जा आरेख। और ऊर्जा आरेख पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन, N2, H2, He2, इन सब का जो है आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ेगा। यानी इन सब का, जिसमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन दोनों का तो पक्का है कि आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना रहेगा, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन निकालना रहेगा, इसको प्लस इनका एनर्जी डायग्राम बनाना रहेगा। ये चीज याद रखिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण और बंध कोटि। इतनी चीजें के बाद फिर फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज किस पर रहेगा? जैसे N2O, SO2, इन सब पे फॉर्मल चार्ज निकालना रहेगा, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया है। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूं, कुछ आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाने रहेंगे, तो लुईस स्ट्रक्चर की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नहीं तो अब हम बना देंगे तो आप कहोगे कि सर ये तो क्वेश्चन आपने दिया ही नहीं, या क्वेश्चन आया ही नहीं एग्जामिनेशन में। मैंने आपको बता दिया, लुईस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल से दिए जाते हैं, बहुत टफ नहीं दिए जाते हैं। उसमें सिडविक और सुगडेन दोनों के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, उस पर आधारित जान लीजिए CO2 का, CO का, N2O का, K4FeCN6 का, H2SO4 का, H2S2O8 का, ठीक है, CrO5 का, इन सब का आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना रहता है, तो आप इसको देख के आइएगा। इसके बाद बात आती है, फॉर्मल चार्ज तक की बात हो गई। इसके बाद बेटा कुछ विद्यालय में हाइड्रोजन तथा उसके कंपाउंड भी पढ़ाए गए हैं, तो वहां के बच्चे तैयार कर लें। हाइड्रोजन में जो इंपॉर्टेंट बनता है कि भारी जल क्या है, D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़ लेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की औद्योगिक विधि और, ठीक है, प्रयोगशाला विधि दोनों तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद H2O2 की आणविक संरचना पुस्तक मॉडल, उसको देख लेंगे। और एक क्वेश्चन H2O2 पे अक्सर एग्जामिनेशन में दिया जाता है, वो है 10 आयतन या 20 आयतन H2O2 से आप क्या समझते हैं, यानी उसकी सांद्रता निकालनी रहती है। या मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन दे देगा, किसी बोतल पे 10 आयतन H2O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इस तरह से भारी जल का उपयोग देख लीजिएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन बंधक के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार भारी जल का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है मृदु तथा कठोर जल, और कठोर जल की कठोरता दूर करने की परम्यूटेड या जियोलाइट विधि या आयन विनिमय रेजिन विधि। इन क्वेश्चनों को आप देख लेंगे। आई एम श्योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपके नाम का होगा और 90% मार्क यू विल गेन करेंगे, आप गेन करेंगे, उसमें नो डाउट्स। लेकिन मैंने जितने क्वेश्चंस बताए हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा भी आप MCQ टाइप के या 1 नंबर के क्वेश्चंस आप देखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि अधिक से अधिक ये क्वेश्चंस बच्चों तक पहुंच सके, ताकि उनको भी एग्जामिनेशन में सफलता मिल सके। अब मैं 12th का भी क्वेश्चंस कल लेके आऊंगा, उनको भी लगभग अप्रॉक्सीमेट उनकी हाफ ईयरली के लिए मैं 35 से 40 क्वेश्चन दे दूंगा, जो उनको 100% सफलता दिला देगा। थैंक यू।